हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना देर किए हुए। तो डिस्कशन की शुरुआत करते हैं एक अच्छी सी बात से, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्टार्स कांट शाइन विदाउट डार्कनेस। इसका बहुत प्यारा सा मतलब है कि जो सितारे होते हैं वो अंधेरे के बिना नहीं चमकते। मतलब अगर आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो डरिए मत, क्योंकि आप वो स्टार हैं जो डार्कनेस में ही चमकेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम क्या पढ़ने वाले हैं? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत में यूरोपीय कंपनियां क्यों आई थी? सबसे पहला क्वेश्चन यही दिमाग में आता है कि जो ये यूरोपीय कंपनियां थी ये इंडिया में ही क्यों आई थी। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यूरोपीय कंपनियां इंडिया में ही आई थी। अच्छा, हम जो आधुनिक भारत पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 18वीं शताब्दी से। 18वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के अंत से और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से, लगभग 1700 के आसपास का ये टाइम है जो हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत के अंदर। तो वापस आते हैं कि यूरोपीय कंपनियां इंडिया में क्यों आई थी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यूरोपीय कंपनियां इंडिया में ही आई थी। वो एक टाइम ऐसा आया था कि यूरोपियंस जो लोग थे वो नए नए रास्ते खोजने के लिए निकले थे, नई नई जगहें खोजने के लिए निकले थे। उन्हें व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा बाजार चाहिए था और कच्चे माल की भी उपलब्धता के लिए उन्हें नई नई जगहें चाहिए थी। तो अब पहले अगर बात करें तो पहले जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उत्सुक प्रवृत्ति के लोग होते थे। उन्हें खोज में इंटरेस्ट था, वो खोजना हमेशा चाहते थे, नई नई चीज़ों की खोज करना चाहते थे, पता लगाना चाहते थे चीज़ें होती कैसे हैं। बट उसके बाद क्या एक टाइम आया कि उसके बाद जो लोग थे वो बिल्कुल ऐसे हो गए, उन्हें खोज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, एक सुषुप्त अवस्था में जीवन व्यतीत करने लगे। सुषुप्त अवस्था का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सोते रहते थे, नहीं। सुषुप्त अवस्था का मतलब है कि उन लोगों का जो फोकस था वो खोज से हट गया था। सॉरी, खोज से हट गया था उन लोगों का फोकस, और वो नॉर्मल ऐसे लाइफ जीने लगे थे जैसे कि भाई जो चल रहा है वो चलता रहे, जो हमारे पास है उसमें हम खुश हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वापस एक टाइम आता है जिसमें लोग क्या करते हैं, वापस से खोज की तरफ आकर्षित होते हैं, नई नई चीज़ों को समझने लगते हैं, नई नई चीज़ों में रुचि लेने लगते हैं। उस टाइम को हम जानते हैं रेनेसा के नाम से, इंग्लिश में हम उसे रेनेसा कहते हैं, और हिंदी में उसका नाम आप सभी परिचित होंगे, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का जो काल था उसमें लोग वापस से क्रिएटिव होने लगे थे, नई नई चीज़ों को खोजने लगे थे, नई नई तकनीक का वो विकसित करने लगे थे। उन्हें जिज्ञासा थी कि क्या नया किया जाए, क्या अच्छा किया जाए, क्या जो बहुत इजी हो, जो हमारे लिए काफ़ी इजी पड़े, वो चीज़ हम करें। तो जब ये रेनेसां का टाइम था, उसी के टाइम पे ये यूरोपीय कंपनियां गई थी हर जगह। तो दोस्तों, क्या होता है कि जो मतलब यूरोपियंस होते हैं वो पहले से ही मतलब हर चीज़ में काफ़ी अव्वल होते हैं। अभी भी देखिए ज़्यादा टेक्नोलॉजी उधर की साइड ही है। तो क्या होता है, वो लोग निकलते हैं नई नई खोजों पे। जैसे कि हम एक रफली मैप बना के समझ लेते हैं, ये हमारा हो गया उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका ये हमारा हो गया, एंड यहाँ पे हो गया हमारा दक्षिणी अमेरिका, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा यूरोप, और यहाँ पे हो गया हमारा अफ्रीका। ठीक है, ये हमारा अफ्रीका हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो क्या होता है, अब भारत के साथ इन लोगों का व्यापार होता रहता है, मतलब एशिया में। बट क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो अभी डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे ये भूमध्य सागर है और यहाँ पे ये हमारा लैंड एरिया है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा लैंड एरिया है और वापस फिर यहाँ पे सागर है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, यूरोपियंस पहले यहाँ से अपना सामान लाते हैं, यहाँ जहाज़ में लाते हैं, वापस इस लैंड एरिया पे आते हैं, यहाँ पे उतारते हैं, फिर यहाँ से उनके पास जो भी साधन होते हैं उस टाइम, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी या जो भी, यहाँ से वापस वो यहाँ पे वाटर में लाते हैं और फिर यहाँ पे आते हैं। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। खैर ये भी चलता रहता है काफ़ी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो एरिया है
इस एरिया पे कौन अधिकार कर लेते हैं? वेनिस के व्यापारी। वेनिस इटली में पड़ता है। वहाँ के व्यापारी कहते हैं कि भैया ये हमारा एरिया है, इसमें हम आपको व्यापार करने नहीं देंगे। मतलब जो पुर्तगाली और स्पेशली स्पेनिश के लोग होते हैं, उन लोगों को ये लोग व्यापार नहीं करने देते, यहाँ से इनका मार्ग रोक देते हैं। तो मतलब इन लोगों को काफ़ी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। अब भैया एक रास्ता था यूरोप से यहाँ से व्यापार करने का, काफ़ी मुश्किल था, फिर भी ये लोग कर रहे थे, लेकिन ये भी बंद हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो 1453 में क्या होता है, ये जो हमारी फारस की खाड़ी है, यहाँ पर तुर्किश लोगों का नियंत्रण हो जाता है। जब उस्मानिया एशिया माइनर को मतलब जीत लेता है, तो कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेता है और यहाँ पर तुर्किश लोग आके बस जाते हैं और वो भी अपना एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो मतलब क्या होता है, यूरोप को वो लोग भी व्यापार नहीं करने देते। तो अब इनके लिए एक ज़रूरत बन जाती है कि भैया व्यापार करने के लिए हमें नए रास्ते खोजने होंगे, नई जगहों का पता लगाना होगा, नया सी रूट खोजना होगा। तो ये लोग निकल पड़ते हैं सी रूट खोजने के लिए। तो क्या होता है, उस टाइम की जो यात्राएं होती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं, लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो यात्रा कर सकें। तो वहाँ के जो राजा होते हैं, स्पेशली स्पेन के और पुर्तगाल के जो राजा लोग होते हैं, वो अपने लोगों को भेजते हैं यात्रा करने के लिए कि वो नई नई चीज़ें खोजें, नया नए रूट्स का पता लगाएं, जैसे ये रूट कुछ भी तरीका करके वो पता लगाएं कि भैया क्या करके हम व्यापार कर सकते हैं, कौन सा अलग रास्ता हम खोज सकते हैं जिससे इन लोगों के नियंत्रण से निकला जा सके, इन लोगों से बाहर आया जा सके। तो चलिए हम थोड़ा सा ओरिजिनल मैप में एक बार देखते हैं। ये थोड़ा रफ मैप था। देखिए ये है हमारा यूरोप, ये है एशिया, ये है अफ्रीका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका और ये नीचे ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर। तो देखिए हमें जितने की ज़रूरत है उतना ही मैप आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इससे ज़्यादा अगर आपको निहारना है तो मैप की बुक में आप जाके देख सकते हैं। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे फिर क्या होता है, एक आदमी यूरोप से चलता है इंडिया को खोजने के लिए। वो यूरोप से चलता है और वो क्या कर लेता है, अमेरिका पहुँच जाता है और वो उसे ही इंडिया समझ लेता है। तो क्या होता है, यहाँ पे जब वो इन्हीं को इंडियन समझ लेता है, तो यहाँ पे जो प्रजाति पाई जाती है वो उसको नाम दे देता है रेड इंडियन प्रजाति। तो दोस्तों याद रखिएगा, रेड इंडियन प्रजाति है। रेड इंडियन प्रजाति कहाँ पाई जाती है? रेड इंडियन जो प्रजाति है वो इंडिया में नहीं पाई जाती। इसका नाम इंडियन लगा ज़रूर है नाम के बाद में, बट ये इंडिया में नहीं पाई जाती। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये उत्तरी अमेरिका के तटीय इलाकों में पाई जाती है। तो वो आदमी नहीं खोज पाता इंडिया को, वो उत्तरी अमेरिका को खोज लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर एक आदमी यहाँ से चलता है और वो यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पहुँच जाता है वो आशा अंतरिक्ष पर। आशा अंतरिक्ष पर पहुँचने के बाद, जिसे कैप ऑफ गुड होप भी आप बोलते हैं, उसको आगे पानी पानी नज़र आता है, तो वो इससे आगे नहीं जाता। वो सोचता है भैया यही एंड है और यहाँ से आगे नहीं जाना है। तो इस आदमी का क्या नाम होता है जो आशा अंतरिक्ष तक पहुँचता है? इस आदमी का नाम होता है बार्थोलोमेव डियाज। तो दोस्तों ये नाम याद रखिएगा, बार्थोलोमेव डियाज यहाँ पे पहुँचते हैं और वो क्या खोज लेते हैं, आशा अंतरिक्ष से आगे नहीं जाते हैं बार्थोलोमेव डियाज, वो यहीं से वापस यूरोप लौट जाते हैं। उसके काफ़ी टाइम बाद वापस से यूरोप से एक आदमी आता है, वो यहाँ से आता है और यहाँ से केप ऑफ गुड होप मतलब आशा अंतरिक्ष से होता हुआ वो पहुँच जाता है इंडिया के तट पर। और उस आदमी के नाम से आप सभी, उस आदमी का नाम है वास्को डी गामा। तो जो वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा इंडिया का रास्ता खोज लेता है। वास्को डी गामा और इंडिया का रास्ता खोज लेता है। आप सभी को ये भी बहुत अच्छे से पता होगा कि वो इंडिया में आता कहाँ है, वो आता है कलिकट केरल, जिसे मसालों की नगरी भी कहते हैं। पर क्या होता है, वास्को डी गामा जब इंडिया का रास्ता खोज लेता है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, वो लोग इंडिया में आ जाते हैं, इंडिया से उनका व्यापार शुरू हो जाता है। इस मार्ग से काफ़ी लंबा रूट बैठता है, पर उन्हें सिर्फ शिप में एक बार लोड करना पड़ता है। फिर सामान देखिए, एक बार लोड किया और सीधा इंडिया में। पहले क्या होता था, यहाँ से आते थे, यहाँ शिप लाते थे, शिप में लोड करते थे, फिर उसके बाद लैंड एरिया में आते थे, वापस फिर यहाँ पे जाते थे और फिर से शिप में लोड करते थे। तो काफ़ी सामान का भी नुकसान हो जाता था, सारा सामान जा रहा था और सामान का नुकसान, टाइम का नुकसान, काफ़ी नुकसान होता था। तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद होता है रास्ता, ये नया रास्ता जो खोजते हैं ये बहुत ही लाभदायक होता है उनके लिए।
तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या मतलब जो अमेरिका की खोज करता है कोलंबस कब करता है? 1492 में। आप सभी जानते हैं 1492 में 1492 में कोलंबस क्या करता है? अमेरिका को खोज लेता है। और उसके बाद जो वास्को डी गामा इंडिया को खोजता है वो कब खोजता है दोस्तों? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आता है। तो थोड़ा सा इंडिया का मैप हम बना के देखते हैं वास्को डी गामा जी को, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जैसे इंडिया का थोड़ा सा मैप हमने बनाया, कुछ पार्ट यहाँ पे वास्को डी गामा आते हैं कलिकट में। कलिकट कहाँ पड़ता है दोस्तों? जो केरल है हमारा, केरल में पड़ता है कलिकट, यहाँ पे आता है केरल में। और फिर क्या करते हैं 1498 में से जब वो आके वापस जाते हैं, अब देखिए उस टाइम की यात्रा का बहुत ज़्यादा खर्च होता था। खर्च होने के बाद जब वास्को डी गामा वापस जाते हैं तो वापस जाकर वो यहाँ से जो मसाले ले जाते हैं वो यूरोप में बेचते हैं, तो 60% प्रॉफिट पे बेचते हैं। 60% प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बैठता है। एक आप ये देखिए 60% प्रॉफिट पे वो मसाले बेचते हैं, मतलब अपनी यात्रा का खर्च निकाल कर उन्हें 60% प्रॉफिट होता है, मतलब अगली यात्राओं का पैसा वो वहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये चीज़ उन लोगों को बहुत आकर्षित करती है कि मतलब ये फ़ायदे का सौदा है, हमें इस मार्ग से व्यापार करना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे व्यापार करना शुरू कर देते हैं। इस बीच में एक बार वास्को डी गामा वापस आते हैं 1502 में। 1502 में वापस आते हैं वास्को डी गामा उसी रूट से, क्योंकि अब तो नया रास्ता खोज लिया होता है तो आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद ये देखिए मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिट ये लोग कमाते हैं कि 1503 में ये लोग अपनी कंपनी लगा लेते हैं यहाँ पे। पुर्तगाली जो लोग हैं वो यहाँ पे अपनी कंपनी स्थापित कर लेते हैं 1503 में। तो उस कंपनी का नाम क्या था? मुस्तादो द इंडिया। मुस्तादो द इंडिया कंपनी का नाम याद रखिएगा दोस्तों, मुस्तादो द इंडिया उस कंपनी का नाम होता है जो लोग पुर्तगाली लोग यहाँ पे लगाते हैं। 1503 में वो लोग मुस्तादो द इंडिया कंपनी की यहाँ पे स्थापना करते हैं और अपना व्यापार शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है 1503 में, अब ये व्यापार किस चीज़ का करते हैं? उस टाइम पे मतलब हमारा जो इंडिया था वो सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर उस टाइम भी इन लोगों को सोने वगैरह से कोई मतलब नहीं था। ये लोग किस चीज़ का व्यापार करते थे? काली मिर्च और मसालों का व्यापार करते थे। मसालों का व्यापार ये लोग करते थे, क्योंकि केरल को आप सभी जानते हैं मसालों की नगरी भी कहा जाता है। मसाले और काली मिर्च इन चीज़ों का व्यापार करते थे। उस टाइम इन लोगों को सोने चांदी से कोई मतलब नहीं था हमारे, तो इस व्यापार से इन्हें काफ़ी मुनाफा होता था। उसके बाद क्या होता है, अब जब इनका व्यापार ठीक ठाक चलने लग जाता है, इनकी कंपनी इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब कंपनी यहाँ इस्टेब्लिश होती क्यों है? रीज़न देखिए आप, रीज़न ये है कि जो ये हमारा एरिया होता है दक्षिण भारत का, ये उस टाइम मुग़ल सल्तनत के अंडर नहीं होता है। मुग़ल सल्तनत जो होती है मतलब वो नौसेना पे उनका कुछ ज़्यादा खास काम नहीं दिखता है, बहुत ही कम काम नौसेना पे उन लोगों ने किया। तो पानी में जो मुग़ल की पावर होती है वो बहुत कम थी, तो इस वजह से कोई भी पानी सी रोड से आता था। एंड इधर दक्षिण भारत में उन लोगों का अधिकार भी नहीं था। दक्षिण भारत की तरफ जो मुग़ल सल्तनत थी उसमें कोई अधिकार नहीं था, मुग़ल साम्राज्य नहीं था दक्षिण भारत में। तो ये लोग आराम से आए और इधर व्यापार किया, तो इन्हें मुग़लों का सामना भी नहीं करना पड़ा। एंड बहुत ईजिली इन्होंने अपनी जो कंपनी थी वो यहाँ पे लगा ली। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि क्या स्टोरी है। देखिए हिस्ट्री में बिल्कुल बोर नहीं होना है, बोर होने का सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है हिस्ट्री। थोड़ा सा समझिए चीज़ों को, एक स्टोरी की तरह से देखिए कैसे एक आदमी आता है, एक देश में आता है और वहाँ से कैसे प्रॉफिट गेन करके वो वापस जाता है। एंड फिर कुछ साल बाद ही वो आके यहाँ पे फैक्ट्री लगा लेते हैं लोग। तो मतलब थोड़ा सा स्टोरी को देखिए कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। तो 1503 में इन लोगों की फैक्ट्री लग जाती है। थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लीजिएगा स्टोरी की तरीके से, थोड़ा हिस्ट्री को पढ़िएगा तो मज़ा ज़रूर आएगा। तो क्या होता है 1505 में, 1505 में क्या होता है, फिर एक आदमी आता है 1505 में। अब जब फैक्ट्री लग गई है तो उसकी देख रेख के लिए भी कोई होना चाहिए कि नहीं। तो 1505 में जो आदमी आता है उसका नाम क्या होता है? फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नाम से जो आदमी आता है वो प्रथम वायसराय बन के आता है पुर्तगाली कंपनी का।
तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है कि पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था, तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सब कुछ याद हो जाएगा। साथ साथ अपने नोट्स में लिखते रहिएगा। जो पहले से नोट्स बना रहे हैं उन्हें कुछ नया मिलता है तो वो उसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। जो अभी शुरू कर रहे हैं वो छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि अपने नोट्स बनाए हुए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो जो फ्रांसिस्को de अल्मेडा वायसराय बन के आता है वो क्या करता है, जैसे कि वो लोग भाई यहाँ पे पहले आते हैं, यहाँ पे अपना अधिकार स्थापित करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब ये अल्मेडा आता है तो ये मतलब चाहे तो यहाँ पे अधिकार कर सकता था, पर ये ऐसा नहीं करता। ये क्या करता है, ये थोड़ा सा माइंड लगाता है अपना, क्या लगाता है, माइंड सेट करता है अपना कि किस तरीके से ऐसा हो कि यहाँ पे बिना रोक टोक के व्यापार किया जा सके, कोई रोक टोक न हो और यहाँ पे बहुत ईजिली व्यापार किया जा सके। थोड़ा सा कोई हमें रोके ना, किसी से हमें लड़ाई ना करनी पड़े, बिना लड़ाई के शांतिपूर्वक हमारा व्यापार चलता रहे। तो ये थोड़ा सा माइंड लगाता है और क्या करता है, ये जो नीचे नीचे जो हमारे इंडिया के मैप में नीचे की तरफ जो ये है ना हिंद महासागर, यहाँ पे एक पॉलिसी लागू करता है। उसे क्या, एक पॉलिसी कैसी लागू करता है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। वो ब्लू वाटर पॉलिसी यहाँ पे लागू करता है। तो क्या होता है ब्लू वाटर पॉलिसी, क्या होती है इसे थोड़ा सा समझेंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी हिंदी में इसे शांत जल की नीति या शांतिपूर्वक व्यापार की नीति भी कहा जाता है। शांत जल की नीति या शांतिपूर्वक व्यापार की नीति। तो अगर आप समझ रहे हैं कि शांतिपूर्वक व्यापार की नीति का ये मतलब है कि हर कोई शांति से व्यापार कर ले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी लगाते हैं जिससे कि जो यहाँ से हमारे नीचे से आएगा, जिसे व्यापार करना होगा, तो उन्हें पहले पुर्तगालियों की परमिशन लेनी होगी। मतलब पुर्तगाली लोग परमिशन देंगे, उसके बाद ये लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो ये शांत जल की नीति थी। थोड़ा सा आइडिया रखिएगा कि अगर इन्हें किसी को भी सी रूट से यहाँ से जाना है तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा और पुर्तगालियों की परमिशन के साथ ही वो जा सकता है यहाँ से, ठीक है। जिससे कि क्या हुआ, ये काफ़ी अच्छी पॉलिसी रही और इनका काफ़ी टाइम तक बिना किसी रुकावट के अच्छे से व्यापार चलता रहा। काफ़ी टाइम तक इनका व्यापार चला, काफ़ी स्टेबल ये लोग हो गए थे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इंडिया में जो आता है 1509 में, 1509 में अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा अपना पूरा काम करके चला जाता है भैया, अच्छे से इनका सेटअप करके थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना के पुर्तगालियों के बेस को यहाँ पे वो चला जाता है। तो 1509 में एक आदमी आता है जिसे हम जानते हैं अल्बुकर्क के नाम से। अल्बुकर्क, पूरा क्या नाम है उनका, अल्फांसो द डी अल्बुकर्क। ये आता है, ये उससे थोड़ा सा तेज शार्प माइंड का होता है बहुत ज़्यादा, अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये क्या करते हैं, ये अब जो फ्रांसिस्को द अल्मेडा था उसने क्या किया, समुद्र पर अधिकार कर लिया। अब समुद्र पर अधिकार तो हो गया, तो शांति से अपना ये व्यापार समुद्र पे कर रहे थे। तो ये क्या करता है, अब ये यहाँ पे आता है और यहाँ के राज्यों को जीतना शुरू कर देता है। मतलब वो जो फ्रांसिस्को द अल्मेडा था वो क्या करता है, वो तो पहले मतलब समुद्र पे अधिकार कर लेता है ताकि कोई यहाँ से आके तुम्हारी जो स्थिति है उसे चेंज ना कर सके, तुम्हारा अधिकार ख़त्म ना कर सके। अब अल्बुकर्क होता है ये उससे भी ज़्यादा तेज होता है और क्या करता है, अल्बुकर्क यहाँ के राज्यों को जीतना भी शुरू कर देता है। और अल्बुकर्क की खास बात ये मानी जाती है कि इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है यहाँ पे पुर्तगाली राज्य का। पुर्तगाली जो राज्य था उसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। तो अल्बुकर्क यहाँ पे आते हैं और राज्यों को जीतना शुरू कर देते हैं। मतलब आप सोचिए कैसे कुछ चंद लोग यहाँ पे आते हैं और हमारे ऊपर अधिकार करना शुरू कर देते हैं, फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं, व्यापार करना शुरू कर देते हैं, वो बिना किसी परमिशन के। ये इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम जो दिल्ली सल्तनत होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है, बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है। मतलब कंट्रोल नहीं रह गया होता है उसका, बस छोटा छोटा सा पीसेस में बटी होती है और सब अपने अपने में रहते हैं, सबको सिर्फ अपनी पड़ी होती है। ये नहीं देखते कि बाहर से कोई बाहर से आके आपके यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, उस चीज़ से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो अपने में उलझे रहते हैं अपने युद्धों में, बाकी बाहर से उनके देश में क्या हो रहा है कोई फ़र्क उन लोगों को नहीं पड़ता।
तो ये क्या करता है, जो अल्बुकर्क जी आते हैं वो क्या करते हैं, पहले जो बीजापुर के शासक होते हैं, बीजापुर के जो शासक होते हैं वो होते हैं यूसुफ आदिल शाह। तो ये क्या करता है, यूसुफ आदिल शाह से युद्ध कर लेता है। बताओ इतनी हिम्मत हो जाती है कि यहीं के जो राजा होते हैं उनसे युद्ध करना शुरू कर देता है और जीतता भी है। कमाल की बात, यूसुफ आदिल शाह से युद्ध करके जीतता है और क्या कर लेता है, गोवा को अपने अंडर ले लेता है। मतलब गोवा को अपने अंडर ले लेता है यूसुफ आदिल शाह से लड़ाई करके। तो मतलब अब इनका अधिकार कालीकट से यहाँ पे गोवा में भी इन लोगों का अधिकार हो जाता है, गोवा में। और फिर क्या करता है, जो दक्षिण पूर्वी जो एशिया है उसकी व्यावसायिक मंडी जो मलक्का और फारस की खाड़ी में स्थित होती है। फारस की खाड़ी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर होती है, मैंने आपको बताया था एशिया में थोड़ा सा ऊपर जो फारस की खाड़ी है वहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ देखिए मैप में, यहाँ पे ये यहाँ पे जो हमारा इंडिया है, हमारा कंट्री है, और यहाँ पे ऊपर फारस की खाड़ी है। थोड़ा सा मैप में जाके देखिएगा तो वहाँ पे जो क्या करता है, ये फारस की खाड़ी को, और जो वहाँ पे जो हरमुर्ज नाम का बंदरगाह होता है, हरमुज बंदरगाह पर भी अधिकार कर लेता है। देखिए भारत इंडिया में गोवा पर अधिकार कर रहा है, फिर हरमुज बंदरगाह पे अधिकार कर रहा है। मतलब एक पोर्ट पे भी अधिकार कर लेता है जहाँ से पानी से सामान आए और आराम से अपने पोर्ट पे उतार लिया जाए। मतलब फिर क्या करता है, ये एक और चीज़ करता है अल्बुकर्क, एक नौसेना खड़ी करता है। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत के लोग थे वो क्या करते हैं, वो नौसेना पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये क्या करता है, इसे देखता है कि नौसेना में इनकी शक्ति कमज़ोर है, अगर कोई किसी को इंटरफेयर करना भी हुआ तो नौसेना स्थापित कर लेता है, नौसेना में कोई लड़ाई होगी नहीं। क्योंकि इंडिया के पास नौसेना होती ही नहीं है उस टाइम, कभी बाद में जाके थोड़ा बहुत फोकस दिया जाता है नौसेना पे, अभी नहीं दिया जाता। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये सोचते हैं कि मतलब क्या किया जाए कि पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि हो जाए। पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या करता है, ये पुर्तगालियों को बोलता है कि तुम भारतीय महिलाओं से विवाह कर लो, विवाह की नीति लगाता है। तो क्या होता है, अब ये थोड़ा सा यहाँ से हम आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं कि ये पुर्तगालियों को कहता है कि विवाह कर लो। इसके बाद आगे पढ़ेंगे कि विवाह कैसे करवाता है, किस नीति के तहत करवाता है। तो आई होप आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए, इतना बड़ा पेंडेमिक है, अपना ध्यान रखिए और गवर्नमेंट को कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।